नमस्कार दोस्तों आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के दिन हम विक्ट्री डे मनाते हैं क्योंकि 1979 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच भारत ने पाकिस्तान को 16 दिसंबर के दिन ही सरेंडर करवाया था और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनवाया था, यानी बांग्लादेश को मुक्ति दिलवाई थी। आइए इन सब की कहानी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जब बना था तो ये दो पार्ट्स में बना था, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की, मतलब दोनों को मिला के पाकिस्तान हो गया, पूरे पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन रहती थी और ईस्ट पाकिस्तान में 60% पॉपुलेशन रहती थी, यानी कि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर बंगाली बोलते थे भाषा और यहाँ के लोग ज़्यादातर उर्दू बोलते थे। ठीक है, तो जो वेस्ट पाकिस्तान है इसको ये लगता था कि हम लोग सुपीरियर ज़्यादा हैं, ये लोग इन्फीरियर हैं, क्योंकि ये लोग बंगाली बोलते हैं, ये लोग छोटे लोग हैं, हम लोग बड़े लोग हैं क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं। पाकिस्तान उर्दू को अपनी भाषा मानता है, वो ये भूल गया है कि उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका जन्म भारत में हुआ है। पहली बात तो किराए की भाषा को तुम अपनी भाषा बता रहे हो, दूसरा भाषा के आधार पर ही अपने ही लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम बंगाली बोलते हो, अरे तुम भी तो दूसरे की भाषा बोल रहे हो। खैर, ये भेदभाव करता आया था इसके साथ स्टार्टिंग से ही। ईस्ट पाकिस्तान के लोग शुरू से डिमांड कर रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए जाएं, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ से आप पैसा भी ज़्यादा कमाते हो, हमारे यहाँ से हर तरीके से आप लाभ प्राप्त करते हो, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस में यानी वित्तीय सहायता देने के मामले में हमको तुम केवल 30% हिस्सा देते हो। बात समझ गए? पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ रह रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर 100 रुपये जनरेट हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 30 रुपये इनको दिए जा रहे हैं। तो पैसा देने के मामले में इनको सबसे पीछे रख रहे हो और पैसा खींचने के मामले में सबसे नंबर 1 हो। ये लोग इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे और काफ़ी लंबे अरसे से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी फेडरल स्ट्रक्चर आना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचा, जैसे भारत में सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन होता है, कुछ शक्तियाँ सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट्स के पास हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में जो कुछ है सेंटर के पास है। तो इस वजह से इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। ये चाह रहे थे कि स्टेट वाइज चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाए, शक्तियों को डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि इनका भी भला हो सके। तो पाकिस्तान ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, इनको सिर्फ टाल रहा था, इन्हें परेशान किए जा रहा था। समय के साथ क्या हुआ, 1970 में 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में 2 बड़ी आपदाएं आई। पहली आई बाढ़ और दूसरा आया चक्रवात। चक्रवात का नाम था भोला, चक्रवातों के नाम होते हैं, उनमें से एक था भोला। इन 2 बड़ी आपदाओं में यहाँ के कई लोगों की जान चली गई, काफ़ी आर्थिक हानि हुई, कई लोगों के घर उजड़ गए और काफ़ी ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान को लॉस हुआ। इस लॉस के बाद इन लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान से मदद मांगी, सरकार से बोला कि हमें वित्तीय सहायता दो, हमें बाढ़ से बचाओ, हमें साइक्लोन से बचाओ। लेकिन इन लोगों ने यानी कि याया खान ने इनकी एक न सुनी। इसलिए यहाँ पर जो पहले से बनी हुई एक पार्टी थी आवामी लीग, जो अपने हक के लिए लड़ रही थी, जिनके नेता थे मुजीबुर रहमान, इन लोगों ने अपनी रेवोल्यूशन को और तेज किया, अपनी मांगों को और तेज किया और मुजीबुर रहमान पूरे इस पाकिस्तान के लिए बंगबंधु बन गए। बंगबंधु यानी कि जैसे हमारे महात्मा गांधी थे उस टाइप के फिगर वहां पर बन गए। यहीं पर वेस्ट पाकिस्तान एक गलती और कर गया, उनके लिए तो गलती। इन लोगों ने, याया खान ने 1971 में यानी कि एंड में पाकिस्तान में चुनाव करा दिए, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव कराए। वेस्ट पाकिस्तान से खड़ी हुई पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ईस्ट पाकिस्तान से लड़ी आवामी लीग यानी कि मुजीबुर रहमान की पार्टी। यहां से पीपीपी पार्टी 138 सीटों पर लड़ी, क्योंकि यह पॉपुलेशन कम थी इसलिए टोटल 138 सीटें थी। यहां पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो 162 सीटें थी। दोनों सीटों को मिला दें तो टोटल 300 सीटें बैठती हैं। 300 में से जो 150 से ज़्यादा ले आएगा वो सरकार बना लेगा। लेकिन जब चुनाव हुए तो ये 138 में से सिर्फ 81 सीटें जीत पाए और ये 162 में से 160 सीटें जीत गए। आज तक के इतिहास में जहां भी फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली आज तक। मुजीबुर रहमान की ये जीत देख करके याया खान के होश उड़ गए और पीपीपी पार्टी से जो खड़े हुए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके सपने भी टूट गए। अब याया खान तो सोच रहे थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये जीतेंगे, लेकिन जीत ये गए। अब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि कल तक जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे थे वही तुम्हारा मिनिस्टर बन गया, उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ईगो पर लगेगी। ऐसी स्थिति में याया खान ने क्या किया कि दोनों को उठा करके याया खान ने भुट्टो को
जो कि वेस्ट पाकिस्तान से लड़ रहा था, और मुजीबुर रहमान को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से लड़ रहे थे। दोनों को उठा करके जेल में डाल दिया कि ना तुम कुछ बनोगे ना तुम कुछ बनोगे, जो बनेंगे हम बनेंगे। इस बात से यहां के लोगों में और गुस्सा आ गया कि एक तो तुम इलेक्शन के मैंडेट को मान नहीं रहे, ऊपर से हमारे नेता को जेल में और डाल दिया। यहाँ के लोगों ने मचा दिया उत्पात, यहाँ के लोगों ने क्रांति मचा दी, सड़कों पर निकल आए और बुरी तरह से विरोध करने लगे। इस चीज से याया खान और प्रभावित हुआ। याया खान ने इन लोगों को कुचलने के लिए, जो लोग वहां पर मशाल उठा रहे थे, याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कुचलने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। सर्चलाइट, सर्चलाइट का मतलब जो दिखे उसे मारो, जो दिखे उसे मारो। याया खान की इस बर्बरता के कारण ईस्ट पाकिस्तान में लगभग, अभी तक अनऑफिशियल आंकड़ा है, लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए, यानी कि माइग्रेट कर गए। इनमें से करीब करीब 1 करोड़ लोग ऐसे थे जो भारत में माइग्रेट करके आने लगे जब वहां पर ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा था तब। ठीक है, यहां से कई सारे लोग इंडिया में आने लगे। इस बात से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनको टेंशन हुई कि यार ऐसे कैसे कोई आदमी हमारे देश में घुस सकता है, हम कब तक किसी को घुसने दें, 1 करोड़ लोग आ चुके हैं, ये कब तक चलेगा। ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था हमारी सरकार को। हमारी इंदिरा गांधी जी ने बुलाया हमारे जनरल साहब को, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ साहब। उनसे पूछा गया कि सैम मानेकशॉ जी, ये जो जितने भी माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, जितने भी ईस्ट पाकिस्तान से लोग अवैध तरीके से घुस रहे हैं, इनका क्या करना चाहिए। सैम साहब ने कहा कि इन्हें रोकना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि थोड़े बहुत लोग हो तो रोका भी जाए, 1 करोड़ लोगों को कौन रोकेगा, क्यों ना युद्ध चालू कर दिया जाए। सैम साहब ने कहा युद्ध करना अभी ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने कहा क्यों, कि नहीं नहीं अभी मत करिए। इंदिरा गांधी जी ने पूछा क्यों, इसके 3 कारण हैं। इंदिरा गांधी ने कहा 3 कारण, हाँ, पहला कारण तो ये, सैम साहब कह रहे हैं कि अभी चल रही है अप्रैल, मैडम जी अभी अप्रैल चल रही है। तो मैडम ने कहा तो अप्रैल चल रही है, इसमें सबसे बड़ा खतरा होता है मॉनसून का। अप्रैल के जस्ट बाद अगले या उसके अगले महीने से यहां मॉनसून आने लगता है। अगर हम अभी युद्ध स्टार्ट कर देंगे, अगर हमने अपनी आर्मी भेज दी, तो मॉनसून में जब फ्लड्स आएंगे या पानी ज्यादा भर जाएगा तो हमारी आर्मी फंस जाएगी। इसलिए ये दिन ठीक नहीं है अप्रैल मई के आसपास के, क्योंकि युद्ध चलता है तो पता नहीं कब तक चले, तो इसलिए ये जो महीने हैं ठीक नहीं है। ये पहला कारण है मैडम जी। मैडम जी ने कहा ठीक है, दूसरा कारण बताइए। मैडम जी दूसरा कारण ये है कि अप्रैल चल रही है, इधर अरुणाचल की पहाड़ियों पर जो बर्फ होती है वो पिघल गई होगी क्योंकि गर्मी पड़ रही है, इसलिए हो सकता है कि चाइना की आर्मी भी एंटर कर जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे, यानी इस पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करने लगे। मैडम जी ने कहा हाँ हो सकता है ये बात भी। तीसरी बात बताइए। और तीसरी बात मैडम जी ये कि हमारे जवानों को थोड़ा रिहर्सल भी करना है, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसे थोड़ी ना युद्ध स्टार्ट कर देंगे, तो कम से कम 1 महीना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मैडम जी ने कहा कि अच्छा, ये तब तक तो बहुत लोग आ जाएंगे, तब तक तो बहुत लोग यहाँ मारे भी जाएंगे, हम कैसे करें उन लोगों की सहायता। तब सैम साहब ने कहा कि मैडम एक काम करते हैं, युद्ध कब स्टार्ट करना है ये मैं बता रहा हूं। सैम साहब ने एक पेपर निकाला और इस पेपर पे एक तारीख लिख दी। सैम साहब ने कहा युद्ध इस तारीख को स्टार्ट होगा, या तो युद्ध हम स्टार्ट करेंगे या पाकिस्तान स्टार्ट करेगा, लेकिन स्टार्ट इस डेट को होगा। मैडम जी ने कहा चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन तब तक क्या करें। तो सैम साहब ने कहा तब तक हम 2 काम करते हैं। पहला तो ये कि जो हमारी आर्मी है उसको थोड़ा सा वार्म अप कराते हैं, आर्मी को थोड़ा तैयार करते हैं कि भाई युद्ध होने वाला है, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ, अपने प्लान्स बनाओ, वार्म अप करो, सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि आवामी लीग के प्लस बांग्लादेश के जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जिन लोगों ने इस वक्त हथियार उठा लिए हैं, जो लड़ने को तैयार हैं, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं जब तक, क्योंकि वो लोग इंडिया से मदद मांग रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, तो तब तक हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और अपने लोगों को वार्म अप कराते हैं। ठीक है साहब। इन लोगों ने, जो आवामी लीग के कुछ रिवॉल्यूशनरी थे या बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के कुछ यूथ था जो रिवॉल्यूशन करना चाहता था, इन लोगों ने अपनी एक संगठन बनाया हुआ था, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी। तो सैम साहब कह रहे हैं कि मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करेंगे जब तक हम, और अपने लोगों को वार्म अप कराएंगे, और युद्ध तभी स्टार्ट होगा जब मैंने कहा है, यानी कि जो डेट दी है 3 दिसंबर। ठीक है। मैडम ने कहा अच्छी बात है।
अब हमारे सीएम साहब लग गए स्ट्रेटेजीज बनाने में। 2-3-4 महीने स्ट्रेटेजीज बनती रही। ईस्ट पाकिस्तान में क्या स्ट्रेटेजी होनी है, वेस्ट पाकिस्तान में क्या स्ट्रेटेजी होनी है। इंडिया अपनी तरफ से तैयारी करने लगा। मैडम इंदिरा भी जानती थी, सीएम साहब भी जानते थे कि भारत का इतिहास ऐसा नहीं है कि हम किसी पर वॉर लॉन्च करें या किसी पर पहला हमला करें। हमारा ऐसा इतिहास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमको छेड़ोगे तो अपने बचाव के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमको तुम छेड़ रहे हो, हमारे देश में आ रहे हो, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस थोड़ी होने देंगे। लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि हमें हमला न करना पड़े। इसीलिए सीएम साहब अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे थे। स्ट्रेटेजी क्या थी कि अपनी सेना को यहां पर ट्रेन ज्यादा कर, एलओसी पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करो, या इतनी ज्यादा प्लानिंग और एस्टेब्लिशमेंट कर डालो, इतने टैंक लगा दो, इतने जेट्स का इंतजाम कर लो, सारा कुछ कर लो, ताकि पाकिस्तान को यह डर बैठ जाए कि इंडियन आर्मी कल को ऐसा ना हो कि यहां से हमला कर दे। पाकिस्तान के दिमाग में डर बैठाया गया कि कल को ऐसा ना हो कि यहां से इंडियन आर्मी हमला कर दे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने भी यहां पर अपनी तैयारियां तेज कर दी। याया खान को बहुत अच्छे से समझते थे सैम मानेकशॉ साहब, क्योंकि आज़ादी से पहले याया खान और सैम मानेकशॉ साहब दोनों एक साथ ही काम करते थे और इंडियन आर्मी में ही थे। वो तो पार्टीशन के बाद ही अलग हो गया है। तो सैम साहब ने कहा कि हम तैयारियां यहाँ पर तेज करेंगे। यहाँ पर तो करेंगे, ये तो है ही, ये तो सबको ही पता है, लेकिन यहाँ पर इतनी तेज तैयारियां करेंगे कि याया खान को ऐसा लगने लग जाए कि भारत की टीम इस तरफ से हमला करके हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। यही हमारे अरेंजमेंट को देख करके याया खान घबरा गया और घबराहट में, जल्दबाजी में, उत्सुकता में पहला हमला उसने कर दिया। और यही हम चाहते थे कि शुरुआत तुम करो, खत्म हम करेंगे। और विदिन 13 डेज यानी 13 दिनों के भीतर भीतर पाकिस्तान को घुटने पर ले आए। 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान में यहाँ के कमांडर ने तो सरेंडर किया ही। AAK नियाजी था ईस्ट पाकिस्तान का कमांडर, उसने तो सरेंडर किया ही। साथ में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए। इतना बड़ा सरेंडर बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हमने तो पाकिस्तान में लाहौर तक भी चढ़ाई कर दी थी। हमारे बख्शी साहब बताते हैं उन्होंने की हुई थी, लेकिन मैडम ने मना कर दिया कि लाहौर नहीं कब जाना, हमें वापस लौट आओ, वरना आधा पाकिस्तान कब जाने थे, वो हमारी संस्कारों में नहीं है। इनके 90,000 से अधिक आर्मी मैन ने सरेंडर कर दिया, इनके कमांडर ने सरेंडर कर दिया। सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान ने हार मान ली थी और पाकिस्तान ये मानने पर मजबूर हो गया कि हम शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर रहे हैं। जैसे ही मुजीबुर रहमान रिहा हुए, पाकिस्तान हारा हुआ था। पाकिस्तान जानता था कि अब उसे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बात माननी पड़ेगी और ईस्ट पाकिस्तान के लोग अब ये चाहते थे कि हमें वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें अपना नया देश बना करके दो। हालांकि जब वो रेवोल्यूशन कर रहे थे तो बांग्लादेश का झंडा लेकर के चलते थे। उनकी डिमांड ये थी कि वो हमें अलग करो। भारत ने इस डिमांड को सुनिश्चित करने में उनकी मदद करी और बांग्लादेश नाम का नया देश बना। लेकिन आप हैरान होंगे, बांग्लादेश जब बना तो उसको एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला जो सबसे पहला कंट्री था भारत के अलावा, वो था भूटान। छोटे बच्चे घर में खुश होते हैं ना कि बड़े भैया ने युद्ध जीत लिया, बड़े भैया ने युद्ध जीत लिया। भूटान हमारा मित्र देश है, हमारे भाई जैसा है, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उसने मनाई थी। ये सब तो हुआ ही था। इस बीच एक घटना और हुई थी, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया ने अपनी आर्मी को तो यूज़ किया ही, एयरफोर्स को भी यूज़ किया था और नेवी को भी यूज़ किया था। हमारी बहादुर नेवी ने यहाँ पर पाकिस्तान का एक कराची बंदरगाह है, कराची बंदरगाह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। पूरे पाकिस्तान की इसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यहीं से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान में जो कराची बंदरगाह है, इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और नेवी ने इसको ध्वस्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट, इस ऑपरेशन के तहत कराची पोर्ट ध्वस्त। इस बात से यूएसए बहुत खफा हुआ। भाई यूएसए कैसे शांत बैठ जाता? यूएसए और पाकिस्तान की दोस्ती चलती थी, यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता नहीं था। यूएसए ने कहा कि ठीक है, तुमने उसका कराची पोर्ट उड़ाया है, अब हम तुम्हें देखते हैं। यूएसए अपना 7वां बेड़ा लेकर के आ गया, नेवी का एक फ्लीट होती है, और आकर के बे ऑफ बंगाल में स्थित हो गए और भारत से बोलने लगे कि भाई देखो इंडिया, पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं इधर। फिर उधर से हाथ हिलाता हुआ आता है, यूएसए कैसे हो? 40वां बेड़ा। अब ये 40वां बेड़ा कौन था?
ये था यूएसएसआर का बेड़ा, यानी रूस का। इसी बीच 71 की बात है, हमने यूएसएसआर के साथ एक मित्रता संधि की थी। हम हमेशा से यूएसए और यूएसएसआर से दूरी बनाते हुए आ रहे थे। 1971 में इंदिरा गांधी जी को ऐसा लग गया था कि अब थोड़ा सा नेम की पॉलिसी से शिफ्ट होते हुए यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो जाना चाहिए। इसलिए यूएसएसआर के साथ एक मित्रता संधि की थी कि कल को कोई दिक्कत आए तो हम आपके काम आएंगे और आप हमारे काम आइएगा। उसी मित्रता संधि के तहत इससे पहले यूएस हमको अपना बेड़ा लेकर के धमकाता, उधर से रूस का बेड़ा आ गया और उसने यूएसए से कहा पीछे पीछे पीछे। यूएसए ने कहा तुम कब आए? यूएसएसआर कहता है सबसे पहले हम ही आए थे। फिर धीरे से यूएसए पीछे हट लिया। यूएसएसआर ने कहा देखो ऐसा है, तुम भी पीछे हट जाओ, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, इन दोनों को आपस में देखने दो। वहाँ यूएसए पीछे हटा, यहाँ यूएसएसआर पीछे हटा और इंडिया अपना फुल फॉर्म में पाकिस्तान को निपटाने में लगा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन में बांग्लादेश तो अलग हुआ, एक अलग देश बना, भारत की जीत हुई, 90,000 से अधिक सैनिकों का सरेंडर हुआ। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक चढ़ाई भी करनी थी, उनका कराची पोर्ट भी ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इसमें दिक्कत यह हुई कि इसके कुछ समय बाद शिमला एग्रीमेंट जब हुआ तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को रिहा कर दिया, पाकिस्तान की कोई भी भूमि जिस पर भारत अपना दावा ठोक सकता था वो भी नहीं किया। मतलब हमने पाकिस्तान को हर तरीके से रियायत दे दी। लेकिन हमने दो गलतियां करी। हमारे जो सैनिक पाकिस्तान ने कब्जा लिए थे उन्हें पूरी तरह से छुड़वाने में हम विफल रहे। दूसरा, हमें पीओके वापस ले लेना चाहिए था, जो मांग हमने नहीं रखी। इससे बेहतर मौका पीओके वापस लेने का नहीं था। अगर इंदिरा जी ये कहती थी कि तुम हमारा पीओके वापस दो, हम तुम्हारा लाहौर छोड़ देंगे, पाकिस्तान यूं करता यूं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि ये मांग हमने नहीं रखी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं मानता कि इंदिरा गांधी से बेहतर लीडर कोई पैदा हो ही नहीं सकता। मैं अभी भी मानता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य किया था और जो और रिफॉर्म्स किए थे सरकार में रह करके, वो हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। हर प्रधानमंत्री का अपना योगदान है, लेकिन इंदिरा गांधी जी के बारे में जब सुनते हैं या उनके निर्णयों को देखते हैं तो लगता है कि उस काल के हिसाब से उनके निर्णय काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी ब्रेव थी। वो बात अलग है, बाद में कुछ निर्णय गलत साबित होते हैं या कुछ इमरजेंसी जैसे निर्णय थे जो गलत थे, नहीं लेने चाहिए थे, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मोर और लेस अच्छे काम किए जो आज भी गिने जाते हैं।